हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक पिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ जाऊं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्लास 12th में है इस बार और भूगोल उन पर विषय है। उनके लिए मैं सैम्पल पेपर लेके आया हूं कि बोर्ड में अब की बार कैसा पेपर आएगा और कितने क्वेश्चन होंगे, कितने खंडों में जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो विभाजित होगा और हमारे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समय कितना होगा। ठीक है, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट जो सिलेबस जो जारी किया था 2022 और 23 और जो सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया था 21 अप्रैल 2022 को, उसी के आधार पर ये मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है। ठीक है, और आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं, इसीलिए आप मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए, आपका समय ना खराब करते हुए सैम्पल पेपर स्टार्ट करें। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसमें जो निर्देश दिए होते हैं, निर्देश पढ़कर ही हमें पेपर सॉल्व करना है। इसको पढ़े बिना पेपर सॉल्व मत करना। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें समय जो दिया होगा वो कितना दिया होगा, 3 घंटे 15 मिनट, यानी 15 मिनट क्या है हमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और 3 घंटे हमें करने के लिए मिलेंगे और टोटल कितने का होगा, 70 मार्क्स का, यानी 70 नंबर होंगे मैक्सिमम। ठीक है, और 30 नंबर क्या क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, यह सैंपल पेपर जो है 3 खंडों में विभाजित किया गया है, क ख ग। ठीक है, खंड का में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, जो 1 से 15 तक प्रश्न है। ठीक है, 15 प्रश्न जो आएंगे 1 1 नंबर वाले आएंगे। एमसीक्यू भी आ सकते हैं, वन वर्ड भी आ सकते हैं, मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, सब तरीका के आ सकते हैं, ये 1 नंबर के आएंगे और इसमें से हमें 14 प्रश्न करने होंगे। कितने पढ़ने होंगे, 14 प्रश्न करने होंगे। इसके बाद क्या है, खंड ख में प्रश्न 16 से 17 में स्रोत आधारित और ग्राफ आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, जो स्रोत आधारित एक हमें पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके माध्यम से क्या करना, हमें उसमें से क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न क्या है, 3 अंक के हैं, यानी 16 वाला 30 का और 17वां 30 का, यानी 6 नंबर का है ये। ठीक है, और हमें 4 प्रश्न दिए गए होंगे, उसमें से हमें 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, खंड घ में प्रश्न संख्या क्या है, 18 से 22। प्रश्न संख्या 18 से 22 में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 3 अंक के होंगे प्रत्येक। ठीक है, और प्रत्येक का उत्तर लगभग 60 शब्द से कम नहीं होना चाहिए और 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, खंड गा में और दिया गया होगा, वो 5 नंबर वाले होंगे, वो 23 से 27 तक होंगे, जो दीर्घ उत्तरी वाले होंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न होंगे जो 120 से 150 तक क्या है उसकी शब्द लिमिट होगी। उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, यानी 120 से कम नहीं और 150 से ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा भी लिख दोगे तो वो आपके नंबर नहीं बढ़ाएगा, इतने के 5 नंबर हैं तो 5 नंबर ही देगा। ठीक है, और आप उससे कम लिखोगे तो क्या है, आपके नंबर काटे जाएंगे। और 150 से अगर ज़्यादा और लिखते हो तो आपका क्या है, समय भी बर्बाद होगा। ठीक, चलिए, अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 और 29 जो मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न जो होंगे, जो 28 और 29 5 5 अंक के होंगे। टोटल कितने के होंगे, 10 नंबर के मानचित्र, यानी 5 तो आएंगे वर्ल्ड वाला। ठीक है, वर्ल्ड में 5 नंबर और 5 नंबर क्या आएगा इंडिया का। ठीक है, वो 5 नंबर, यानी जब कितने होंगे टोटल 10 नंबर के। अब खंड का, इसमें जो 1 नंबर वाले हैं एमसीक्यू टाइप, यानी किन्हीं हमें 14 प्रश्न करने हैं, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से संबंधित है। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन में हमें छांटना है तो कौन सा होगा इसमें, व्यवहारवादी विचारधाराएं, कल्याणपरक विचारधाराएं, प्रकृतिवादी विचारधाराएं, अमूल्यवादी विचारधाराएं। यानी इनमें से क्या करा, कौन सी विचारधारा निर्धनता का कारण बंधन और सामाजिक असमानता से संबंधित है। तो क्या हो सकती है इसमें, अमूल्यवादी विचारधाराएं। क्या है इसका सही आंसर, अमूल्यवादी विचारधाराएं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के घटते जनसंख्या घनत्व के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी ये देश दिए गए हैं, इनको हम क्या है जनसंख्या के आधार पर क्या है घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं 5 देश दिए गए हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ओशानिया और
क्या है, उत्तर अमेरिका। घटते क्रम में लगाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आंसर आएगा, सबसे पहले जो नंबर पर लेंगे हमें, सबसे घटते क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एशिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, ठीक है। फिर क्या आएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आएगा तुम्हारा यूरोप, ठीक। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, यूरोप। और पांचवें नंबर पर आएगा उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पर आएगा ओशानिया। तो इसका सही आंसर हो गया डी। इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। चलिए, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभाजन उपागम, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन उपागम अवधि प्रस्तुत किया गया है। जी किसके द्वारा किया गया है, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा, पता है क्या, इसका आंसर होगा 1930 के दशक की, ठीक है। 1930 के दशक में ये उपाधि प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी, 1930, ठीक है, 1930 की दशक की, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 4, देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को कहा जाता है। ये देश में जो मात्रात्मक वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम देखिए आर्थिक विकास कहते हैं, समावेशी प्रसार कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं, या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए इसमें से क्या है, समावेशी प्रसार नहीं होगा, सतत पोषणीय विकास भी नहीं होगा, और आर्थिक समृद्धि भी नहीं होगी। तो इसका आंसर सही क्या हुआ, क्या हुआ आंसर, आर्थिक विकास। क्या होगा इसका आंसर सही, आर्थिक विकास। अब चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित गतिविधियां हैं। जो पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन सी विधियां क्या आ सकती हैं इसमें, अनुसंधान आता है पांचवी क्रिया में, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर आते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो बड़े जो होती हैं उनमें विचार, जो उनके क्या है, जो बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं, आरबीआई जो उनके कार्यालय होते हैं बड़े बड़े, वो उन्हीं में कार्य करते हैं, पंचम में ही। कानूनी व्यवस्था भी उसी में आती है। तो इसका सही आंसर हो गया ये सभी। क्या हो गया इसका आंसर, ये सभी। अब 6वां क्या प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास को उच्च संभावनाएं हैं, यानी सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की विकास की जो उच्च संभावना है किस राज्य में है। ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में तो हो ही नहीं सकती, और महाराष्ट्र में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या हुआ, गुजरात, ठीक है। अब क्या, मानव विकास सूचांक के संदर्भ में दिए गए 4 स्तंभ को क्रम में कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसमें से देखिए समता, सतत पोषण विकास, उत्पन्नता, सशक्तिकरण, ठीक है। सतत पोषण, नागरीकरण, औद्योगिकरण, विकास, क्षमता। देखिए ये तो सब गलत ही है भाई, इसमें तो यही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। समता, सतत पोषण विकास, उत्पादकता, सशक्तिकरण। इसमें क्वेश्चन गलत दिया गया है, इसमें ये पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्रम सही है, ठीक है। तो समता, सतत पोषण विकास, उत्पादकता, सशक्तिकरण। अब 8वां आता है हमारा प्रश्न, आदिमकालीन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से आदिम जाति के लोगों को द्वारा किस क्षेत्र में की जाती थी। तो किस क्षेत्र में की जाती थी, उष्णकटिबंधी। किस में की जाती थी, उष्ण क्या है, उष्णकटिबंधी। किस में की जाती थी, उष्णकटिबंधी। चलिए प्रश्न 9 क्या कहता है, ये सम्मिलित कीजिए यानी मिलान कीजिए और कौन सा सही है। यानी अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। तो निर्वाह कृषि कहाँ होती है, निर्वाह कृषि होती है क्या, उत्पादक एवं उपभोक्ता होती है। मिश्रित कृषि क्या होती है, इसमें फसल उत्पादन और क्या है, दोनों होते हैं। तो इसका तो क्या हो गया ये वाला, और इसका क्या हो गया ये वाला। और डेयरी कृषि क्या होती है, दुधारू पशुपालन होता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है, खट्टे फलों का पूर्ति होती है। तो इसका आंसर सही क्या हुआ, थर्ड वाला इसका सही आंसर हुआ, ठीक है। अब 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली। सर्वाधिक सहकारी जो आंदोलन चला था वो किस देश में सबसे ज़्यादा उसको सफलता मिली। सभी देशों में चला था, मगर ये किस देश में सबसे ज़्यादा सफल हुआ था। तो नीदरलैंड में हुआ था, या बेल्जियम में हुआ था, या डेनमार्क में हुआ था, या स्वीडन में हुआ था। इसका सही आंसर है डेनमार्क में ये आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, ठीक है। विनिर्माण कार्यों में
श्रमिकों को क्या कहा जाता है? जो विनिर्माण यानी दोबारा जो 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 उत्पादन होता है उनमें जो मजदूर लगे होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं किस नाम से? नीले कॉलर के श्रमिक। यानी सफ़ेद भी नहीं हो सकता, सॉरी सफ़ेद नहीं है, लाल कॉलर भी नहीं है, हरे कॉलर श्रमिक नहीं है। ठीक है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? जो कृषि में संलग्न होते हैं। ठीक है, अब राबी की फसल कब बोई जाती है? यानी राबी की फसल किस महीने में? ये तो सभी को पता ही होगा भाई, अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकल्प है? यानी देखो तृतीय क्रियाकल्प जिसमें हम सेवाएं की जाती हैं। ठीक है, क्रियाजन तृतीयजन क्रियाकल्प जो तीनों क्रियाकलाप हैं, जो प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी और आपको समझाऊंगा। अभी इसमें देखो कृषि किस में आता है? प्रथम क्रिया में। खनन किस में आता है? प्रथम क्रिया में। और उत्पादन मत्स्य पालन किस में आता है? प्रथम क्रिया में। तो तृतीय क्रिया का कौन सा हुआ? पढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? राइट, ये वाला। ठीक है, पढ़ना। इसका सही आंसर क्या हुआ? पढ़ना। अब क्या है? निम्न में से क्या नगरीय विपणन के केंद्र की विशेषता नहीं है? यानी इनमें से जो नगरीय केंद्र की विपणन की जो विशेषता कौन सी नहीं है, ये दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें से आपको छांटना है। ठीक है, तो इसमें से होगा कौन सा है? ये विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते, नहीं सॉरी कराते हैं। ठीक है, ये समय समय पर आयोजित होते हैं, ये समय समय पर आयोजित नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? यही हुआ। ये सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये विशिष्टीकृत बाजार होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये वाला, ये समय समय पर आयोजित होते हैं। और 15वां क्या कह रहा है? निम्न में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? यानी पूरे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपने ये पढ़ाई होगा, तो कौन सा है इसमें? पार महाद्वीप रेल मार्ग। इसका पहला ही आंसर सही मिल गया हमें, तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये वाला है नहीं है, ये वाला है नहीं है, ये वाला है नहीं है। ठीक है, ये 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न में तो आपको कितने करने हैं? 14 के सही आंसर देने हैं। और आपके 14 नंबर क्या है? पक्के हो जाएंगे। किसमें? जियोग्राफी में। अब हम बढ़ते हैं स्रोत आधारित वाले। ये आपको क्या है? पैराग्राफ दिया होगा, मैंने तो ये पढ़ लिया है, आप पढ़ के इसको क्या है? आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं इसको आराम आराम से क्या है? स्लो मोशन में करता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें। ठीक है, आपको इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ बाहर के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हमारा क्या है? क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने, क्योंकि ये 3 नंबर का आएगा। ठीक है, हमें कितने देने? 3 नंबर के हमें आंसर, यानी 3 प्रश्नों के आंसर हमें देने हैं। तो सबसे पहले क्या है? निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। यानी वेदा और उसके जो मित्र थे, इसमें जो वेदा है और उसके जो मित्रों की कहानी है, तो मैंने ये पढ़ लिया है। तो इसमें जो क्या है? बागानी कृषि करते थे? नहीं, क्योंकि वो जनजाति में, तो बागानी कृषि कैसे करेंगे भाई? ठीक है, रोपण कृषि भी नहीं कर सकते थे, वो धान वगैरह नहीं करते थे वहाँ पर। स्थानांतरित कृषि नहीं करते थे, वो स्थानांतर कृषि करते थे, क्योंकि वो क्या थे? जनजाति थे। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो एक जगह से घूमते रहने वाले को यानी स्थानांतरित कृषि वो करते थे। कौन? वेदांत। आदिवासी लोग बधाई मेलों में किस वस्तुओं का विनिमय करते थे? जो जहाँ पर एक मेला दिया गया है, इसमें आप पढ़ेंगे पैराग्राफ में, तो उसमें किस चीज़ का वस्तु विनिमय किया जाता था? कपड़ों का तो नहीं किया जाता भाई, फलों का भी नहीं किया जाता, लकड़ी का भी नहीं किया जाता, तो जड़ी बूटियों का इसमें आंसर सही है। क्या आंसर? जड़ी बूटियों का। जंगल में वेदा का जीवन निम्नलिखित में से किस पर दर्शाता है? यानी जो मेधा है वो उसका जीवन किस पर दर्शाता है? तो वो क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? यानी नवनियतवाद पर दर्शाता है कि नहीं? ठीक है, पर्यावरणीय नियतवाद ये है कि नहीं? संवादवाद नहीं। और क्षेत्रीय विभेद, देखो नवनियमितवाद नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर नई कोई चीज़ नहीं है, कोई वैसा नहीं है, वो पुराने ज़माने के उसमें रहता है।
साम्यवाद नहीं हो सकता, संभावनाएं भी नहीं है, क्षेत्र विभेद नहीं है, क्षेत्रों विभेद भी नहीं है, क्योंकि उन पर वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड रहते हैं, पर्यावरण पर डिपेंड रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया पर्यावरणीय नियतवाद। ठीक है। चौथा इसमें क्या दिया है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं। यानी वो सब एक बात, जंगलों में रहता होगा जो वो बंदा, वो किसकी पूजा करता होगा भाई? क्या वो भगवान शिव की करता होगा? नहीं। ठीक है, भगवान सूर्य की नहीं। उससे सबसे ज़्यादा किससे प्रेम है, उससे किससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है? वनों की आत्माओं से लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए वन की आत्माओं को क्या करता है, वो पूजा करता है, देवता मानता है। ठीक है। अब ये क्या है, 17वां प्रश्न है। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने ग्राफ में से। मगर ये पूरी तरह आप ये भी नहीं कह सकते ग्राफ में से पूछा कुछ है और प्रश्न कुछ है, क्योंकि अलग भी आ सकते हैं। ओनली ये तो क्या है, ग्राफ के आधार पर ये जो प्रश्न है वो क्या दर्शाता है, किस चीज़ के लिए ये प्रश्न आया है उसको दर्शाता है। ओनली आप इसमें से क्वेश्चन नहीं छांट सकते। जैसे आप देख भी सकते हैं कि निम्न से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। पिछले दशक में भारत को वो निर्यात में निम्न से किस उत्पाद में कमी दर्ज की गई है। जो पिछले जो दशक 10 साल जो बीते हैं, भारत में जो निर्यात हुआ है, किस उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। देखो, पेट्रोलियम उत्पाद नहीं की गई। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद में की गई है कि नहीं की गई। ठीक है, विनिर्मित उत्पाद नहीं की गई, उपभोक्ता उत्पाद नहीं की गई। तो कृषि उत्पादन इसका सही आंसर है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में क्या है, कमी आई है। लोग क्या है, प्रथम क्रिया को छोड़कर द्वितीय और तृतीय क्रिया में ज़्यादा संलग्न होते जा रहे हैं। किस देश में आयात और निर्यात के बीच अंतर को क्या कहा जाता है। यानी किसी देश में आयात और निर्यात जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन, ठीक है, या शेष व्यापार, राजकोषीय व्यापार, व्यापारिक व्यापार। देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है, भुगतान संतुलन। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, देते हैं, तो उसका भुगतान करते हैं कि नहीं, पैसा देते हैं कि नहीं उसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, भुगतान संतुलन। अब क्या है प्रश्न थर्ड, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारतीय निर्यात में सर्वाधिक भागीदारी है। जो ये क्षेत्र दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा भागीदारी हुआ है। तो उस क्षेत्र का क्या नाम है, विनिर्माण उद्योग। नहीं हो सकता भाई, विनिर्माण में क्या पहले बनाओगे वहाँ से खरीदोगे तो इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता। सेवा क्षेत्र में भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कितना कर सकते हो आप। कृषि क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में इतना प्रोडक्शन है ही नहीं है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है बेचारे, मगर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बस घर की क्या है, रोज जीवन यापन हो पाता है बस। उत्पादन क्षेत्र में हो सकता है भाई। इसका सही आंसर क्या है, उत्पादन क्षेत्र। ठीक है। अब क्या, 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत में आयात की सबसे महत्वपूर्ण मंद थी। यानी सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो किस चीज़ की थी। कब, 1950-1960 के दशक में। क्या पेट्रोलियम की? नहीं साहब। ठीक है, खाद्यान्न की? हाँ, खाद्यान्न की हुई थी, क्योंकि इस समय हमारे भारत की क्या थी, अर्थव्यवस्था डगडगा गई थी। और डगडगाने के कारण यहाँ पर खाने के लिए क्या हो गया था, भुखमरी सी बीत गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया खाद्यान्न। रत्नाभूषण, अरे यार इसका क्या करेंगे उस समय पर। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन इतनी डिमांड नहीं थी उस समय, क्या थी, खाने की। तो इसका आंसर क्या होगा, खाद्यान्न। अब यहाँ से प्रश्न क्या है, घ। यहाँ से अब 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये कितने का है, 3 अंक का, 3 नंबर के। ठीक है, कितने के हैं, 3 मार्क्स के। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का उल्लेख किए। जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करता है, क्या नहीं करता। ठीक है, उन सभी के कार्यों का है उल्लेख करना है, बताना है उसके कार्य। या आप उसमें अथवा दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात और निर्यात दोनों के लिए लाभ होता है। यानी खरीदने वाला और बेचने वाले के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सही होता है, लाभ होता है उस दोनों को। तो उनके कारण लिखिए, क्यों, क्या फ़ायदा है उनको। ठीक है। और 19वां प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन कौन से उपाय किए गए थे। यानी जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, हम आज़ाद हो चुके थे, तो उसके बाद सरकार ने खाद्यान्नों के लिए जो कृषि क्षेत्र में और जो हमारे खाने योग्य जो पदार्थ थे
उनके बढ़ाने के हेतु कौन कौन से उपाय किए गए उनके बारे में वर्णन करना है। ठीक है। और 20वां क्या कह रहा है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 3 समुद्री पत्तनों की विशेषताएं कीजिए। जो पूर्वी तट पर, जो हमारे भारत का जो पूर्वी तट है, कौन सा पूर्वी, जो भी हमारी जो 7 सिस्टर हैं, जो पूर्वी जो वो तट है उनकी क्या है, जो समुद्र पतन है उनके क्या 3 विशेषताओं का क्या है उल्लेख करना है या उनकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है। 20 प्रश्न में यह अथवा दिया गया है इसमें, अथवा के भारत में जल की मांग सिंचाई के क्षेत्र में अधिक होती है, उसका मूल्यांकन कीजिए। यानी भारत का सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का जो जल का प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है, खेतों के प्रयोग में होता है, यानी सिंचाई के लिए। ठीक है। वो उसका क्या है मूल्यांकन कीजिए, किस क्षेत्र में कितना होता है। और सबसे ज़्यादा हम जो फसल उगाते हैं, जैसे कि हम गेहूँ में सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग होता है, तो हमें उससे कितना फ़ायदा है, कितना घाटा है, उसके बारे में क्या मूल्यांकन करना है। अब 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में खनिज संसाधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो भारत में जो खनिज संस्थान हैं, जो संसाधन हैं, उन्हीं क्या 3 विशेषताओं का हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है। उनकी हमें जो क्या क्या महत्वपूर्ण है खनिज संसाधन। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, 22वां प्रश्न, संसार में पर्यटन अत्यधिक श्रम प्रधान है और अनूठी क्रियाएं, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है। ये आपको प्रश्न दिए गए हैं, ये 5-5 प्रश्न के हैं, तो आप इन्हें देख सकती हैं और कर सकती हैं। ठीक है। संसार में उपलब्ध परिवहन और संचार सेवाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत में कृषि विकास की विभिन्न रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या आप कह सकते हैं आमतौर पर भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं या कितने भागों में बांटी गई हैं, प्रत्येक जो बस्ती की क्या 2-2 विशेषताएं बताइए। भारत की जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रस्तावनाओं का क्या विश्लेषण कीजिए। जो भी हमारे भारत में क्या है, जो भारत की जो जनसंख्या है, जो प्रावधाएँ की गई हैं, 4 प्रावधाएँ के 1950 से लेकर 1981 और वर्तमान तक 4 हैं, इनमें चारों की क्या व्याख्या करनी है। ठीक है। जनसंख्या में वैश्विक वितरण को विस्तृत रूप से समझाइए। जो भी पूरे विश्व में जो जनसंख्या है का जो घनत्व है, जो पूरी जनसंख्या का वितरण है, वो सब कुछ क्या है विस्तार से समझाना है। ये 5 नंबर का है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होगा किसका, हमारा मानचित्र का। किसका होगा, हमारा मानचित्र का। संसार का यानी वर्ल्ड का मैप आएगा और एक किसका आएगा, इंडिया का। तो आप इसमें देख सकते हैं ABCD और E पहचान कीजिए और उनके सही नाम से जानकारी के मदद के नाम से उसकी खींची गई रेखाओं को लिखिए। यानी एशिया का सबसे घनत्व वाला देश कौन सा है। ठीक है। उत्तर अमेरिका का प्रमुख डेयरी कृषि क्षेत्र कौन सा है। अफ्रीका का एक चलवासी पशुचरण क्षेत्र कौन सा है। ब्राजील एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख समुद्री पतन का नाम लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र लिखिए। रेलवे टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर है। ये सब इसमें क्या है दर्शाना है। भारत में दिए गए राजनीतिक जो इंडिया का जो मानचित्र है उसमें क्या है ये करनी है हमें। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है 2011 के अनुसार वाला। ठीक है। यानी मीडियम। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे जो कम जनसंख्या क्या है ग्रामीणों की क्या है, कौन सा वाला राज्य है। मयूरभंज लोहा अयस्क खनन किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, आप ये भी बता सकते हो, क्षेत्र नहीं पता तो। कर्नाटक राज्य में स्थित तेल शोधन कारखाना के नाम बताइए। कर्नाटक में कौन सा तेल शोधन क्या है कारखाना है, उसका नाम लिखिए। साउथ सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। ये सब क्या है इसमें भरना है। ये मैंने अपने हिसाब से पेपर बनाया है और ये किसके आधार पर बनाया है, जो CBSE ने लेटेस्ट जो उसने सैम्पल पेपर अपलोड किया था उसके हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है, जो 21 अप्रैल को क्या है CBSE ने अपनी वेबसाइट पर डाला था। कब डाला था, 21 अप्रैल 2022 को। ठीक है। इसके आधार पर मैंने प्रश्न ये बनाए हैं। आपको ये अच्छे लगे हों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका पूरी तरीक़ा से समाधान करूँगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।